हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और इस टॉपिक के हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए दिया है इसमें रशिया, ऑप्शन बी दिया है यूएसए, ऑप्शन सी दिया है कनाडा, ऑप्शन डी दिया है जर्मनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए। अब चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने अन्य किन देशों से और कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, हमने और कौन कौन सी कंट्रियों से और कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें प्रॉपर आपको बताया गया है कि हमने किस देश से कौन से प्रोविजन लिए हैं। जैसे सबसे पहले यूके, यूके को ही दोस्तों यहाँ पे हम ब्रिटेन बोल सकते हैं। तो यूके से हमने क्या क्या लिया है? तो रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का पद, और डिजूरे हेड का मतलब है नाम मात्र का प्रधान होना। तो जो राष्ट्रपति है वो डिजूरे हेड है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा यानी लोकसभा का राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना। ये सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? यूके के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। सेकंड, हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया है? तो फंडामेंटल राइट, वो यही हमारा क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा जुडिशियरी, जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक इच्छा, उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से, यूएसए से लिया है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है। देखिए दोस्तों, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीमर का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी वीमर संविधान भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो यहां से हमने लिया है आपातकालीन प्रावधान, जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, है ना, वो हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिया है। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? तो नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है दोस्तों, ये प्रावधान जो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से लिया है। और साथ में डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है, पार्ट 4 है, उसमें डीपीएसपी की चर्चा किया गया है ना। आर्टिकल 36 से ये स्टार्ट होता है, आर्टिकल 51 तक जो है ये डीपीएसपी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, जापान से हमने क्या क्या लिया है? तो जो दोस्तों हमने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अनुच्छेदों में डिवाइड किया है, तो वो जो आर्टिकल है, आर्टिकल का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? ये जापान से लिया है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूएसएसआर, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन मौलिक कर्तव्यों की दोस्तों जो चर्चा है वो किस भाग में किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य मिलेंगे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए, है ना, भाग 4 ए में मिलेंगे। ये ए का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर इसका मीन क्या है? इसका मतलब है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है शामिल नहीं थे, इनको बाद में संविधान संशोधन के जरिए ऐड किया गया है ना। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रावधान होंगे। और जैसे हम एक जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट को कवर किया, आज हम फंडामेंटल राइट को चर्चा कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट का एक सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे ना। तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। चलिए तो अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला है कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? तो संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके अलावा रेजिडुअल पावर्स वेस्टेड इन पार्लियामेंट, मतलब अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वो संसद में निहित होंगी, यह प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। देखिए क्या होता है कि शक्तियां होती हैं, केंद्रीय शक्तियां, राज्य की शक्तियां, कुछ होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी, जो रेजिडुअल पावर होंगी, वो किसमें निहित होंगी? केंद्र में। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है,
लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग होती है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगली बात करते हैं हम फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या-क्या लिया है? तो रिपब्लिक सिस्टम गणराज्य व्यवस्था जो है वो हमने फ्रांस से ली है। और अंत में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस है, संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो इस क्वेश्चन को हमने जो डिस्कस किया था उसी क्वेश्चन के हिसाब से हमने और भी अब किस देश से क्या प्रोविजन लिया है, ये वाला पॉइंट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा एक ही जगह पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में ही चर्चा किया गया किसका? फंडामेंटल राइट का, यानी कि मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में हमें देखने को मिलती है, पार्ट 3 में हमको देखने को मिलती है। और आपसे पूछा जाएगा ये मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 12 से लेके 35, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है? वो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 3। क्लियर है? अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बात कर लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा पार्ट 2, भाग 2 में क्या है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे पार्ट 3 जो अभी हमने चर्चा किया इसके बारे में। ऐसे आपसे पूछा जाएगा पार्ट 4 में क्या है, ठीक। और अंत में हम बात करेंगे पार्ट 5, लेकिन पार्ट 5 के बारे में डिटेल से हम पिछले एमसीक्यू सीरीज जिसमें हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था वहां पर उसको पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंट वाला वीडियो देखना होगा। क्लियर है? चलिए, अब इन पार्ट में क्या क्या है इनको हम देख लेते हैं एक एक से। जैसे पार्ट 2 में क्या है दोस्तों? पार्ट 2 में आपको मिलेगी सिटीजनशिप। क्या मिलेगा? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। तो भारतीय संविधान में नागरिकता की चर्चा कहाँ किया गया है? पार्ट 2 में किया गया है। और आप देखेंगे ये मिलेगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये क्या है? किस आर्टिकल में है ये, है ना? तो आर्टिकल बताओगे 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 संविधान का किसको डेडिकेट है? नागरिकता को। इसी प्रकार से अगर आप पार्ट 3 की बात करते हैं, तो पार्ट 3 में मैंने आपको भी बताया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 12 से 35 तक, 35। पार्ट 4 में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मिलता है आपको डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपको डीपीएसपी का प्रोविजन देखने को मिलेगा। और आप सब जानते हैं पार्ट 5 जो आर्टिकल 52 से शुरू होता है, और इस पार्ट 5 में क्या है? यूनियन, संघ, है ना? अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। हमारे भारतीय संविधान में पार्ट 4 ए को भी ऐड किया गया था, जिसमें केवल एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है 51A। ठीक। तो 51 एक एक सब क्लॉज हैं, लगभग 11 क्लॉज हैं, जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो पार्ट 4 में क्या मिलेगा आपको? फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको हम कहेंगे मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार से और भी हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे दोस्तों, अगर हम प्रारंभिक रूप से बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक, या आप कह सकते हैं मूल, या आप कह सकते हो आधारभूत। इंग्लिश में यहाँ पर आप बोल सकते हो या तो इनिशियली, इनिशियली, या आप बोल सकते हो बेसिक। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, आधारभूत संविधान था, यानी जो हमारा मूल संविधान था, उसमें टोटल कितने पार्ट थे, कुल कितने भाग थे? तो दोस्तों इनिशियली फेज में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो अगर आप वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, है ना? तो ये पार्ट वाले पॉइंट से हमने सारी बातें डिस्कस की। क्लियर है? तो पार्ट 2 में क्या है आपको पता है, पार्ट 3 में क्या है ये भी आपको पता है। इसके अलावा पार्ट 4 में क्या है और पार्ट 5 में क्या है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू educational institution including private and unaided to OBCs, SCs और STs। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है किस अनुच्छेद के अधीन रहकर या अंतर्गत हमारे संविधान में आरक्षण कहाँ पर? एडमिशन, प्रवेश में। किसमें? शैक्षणिक संस्थाओं में जो हम प्रवेश लेते हैं उसमें आरक्षण की बात की गई है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान प्राइवेट हो या अनएडेड, मतलब जहां पर अनुदान ना दिया गया हो, ऐसे में ओबीसी, एसटी और एससी के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। इसका प्रावधान आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5। देखिए, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज जो 5 है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। आइए देखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 का हेडिंग है। इसको कई सब क्लॉज में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 कहता है, अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 1 कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑन बर्थ। मतलब राज्य जो होगा, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर? आधार आपके सामने है, क्या क्या? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। वहीं 15 का सब क्लॉज 2 कहता है, नो सिटीजन सेल on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, we subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? 15 का सब कहता है उपयुक्त आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, है ना, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी के फिर सब क्लॉज मार दिए गए, जैसे एक्सेस टू शॉप, रिगार्ड टू क्या? रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, यानी दुकान में जाने पर, पब्लिक रेस्टोरेंट्स जो होते हैं हमारे, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मतलब जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है। जैसे कुएं हैं, टैंक्स हैं, है ना, बाथिंग घाट्स हैं, मतलब जहां पर नहाने के जो घाट होते हैं, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेट टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के पार्क में, कुएं में, टैंक जो बने हैं या जो नहाने के घाट हैं या कोई दुकान है, रेस्टोरेंट है, वहां पर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। किन आधारों पर? आधार क्या है? यही रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड अदर ऑफ देम, इसके अलावा जो कुछ भी हो वो। और 15 का सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। कहने का मतलब है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो बेसिकली इसका 15 का सब क्लॉज 1 और 2 का ही अगेंस्ट में है 15 का 3। क्योंकि 15 का 1 2 कहता है कि किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वहीं 3 क्या कहता है कि आप महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हो। हालांकि ये सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि हमारे संविधान और हमारे संविधान के द्वारा इसको जो है मान्यता दी गई है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? यानी राज्य की परिभाषा आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? क्लियर है? तो देखिए, जब हम राज्य की परिभाषा की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा आपको कहाँ मिलेगी? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 12, 12। देखिए, अनुच्छेद 12 में आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट मिलेगा। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट होता क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं, समझिए यहाँ पे। देखिए, जब डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको ये क्लियरली, जो भी आपको ये मेंशन किया गया है, इसको ढंग से पढ़ना है। जैसे आर्टिकल 12 क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? आप बताएंगे राज्य की परिभाषा है, स्टेट की परिभाषा है। क्या? इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट
includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। अब देखो इसमें बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी बात कर दी है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार आप देखेंगे, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए इसको चार पार्ट में। वही चार पार्ट में क्या डिवाइड करना है और इसमें क्या समझना है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आप बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार में चाहे कुछ भी आता हो, उसका एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, ठीक है। चाहे उसका लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव हो, अर्थात विधायिका हो सेंटर की। इसी प्रकार से यहाँ का जुडिशरी, न्यायपालिका हो। क्या हो? न्यायपालिका। कहने का तात्पर्य है केंद्र सरकार का चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। पहला तो बोलते हैं केंद्र सरकार की समस्त जीवंत संस्थाएं। और जीवंत संस्थाएं क्या क्या है? कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका में आप इसको जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसको समझाया है, प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट में क्या आते हैं? मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, सेंट्रल जॉब्स आती हैं, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है वो आती है। और टेम्पररी में आपके प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत राज्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से जहां पर अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के भी ये तीनों होंगे। कौन कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। जुडिशरी में हाई कोर्ट आ जाएगा। लेजिस्लेटिव में जिस राज्य में विधान परिषद होगी तो विधान परिषद और विधानसभा आ जाएगा, अदरवाइज केवल विधानसभा रहेगा। और एग्जीक्यूटिव तो सेम रहेगा। वहां पर होता है प्रेसिडेंट, यहाँ पर होगा गवर्नर। वहां पर होता है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर होगा चीफ मिनिस्टर। वहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया। और तीसरे में आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और जो आपका ग्राम पंचायत होती हैं, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं लोकल गवर्नमेंट में। यानी इनका जो सरपंच होगा, पार्षद होगा, वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर कि किस किस को राज्य की संस्था माना गया है। हालांकि अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्या है कि कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी संस्था जो बतौर राज्य की संस्था कार्य कर रही हो, है ना, जो स्टेट बॉडी के रूप में काम कर रही हो, स्टेट बॉडी के रूप में, उसको भी क्या माना जाएगा? आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत रखा जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ओएनजीसी है, एलआईसी है ना, जितनी भी ऐसी संस्थाएं, इसके अलावा आपके जो बैंक वगैरह हो गए, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है ना, सीएससी सेंटर हैं आपके, ये सब स्टेट के परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं। कहने का मतलब है इनमें से कुछ भी होगा, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत समाहित हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश द अनटचेबिलिटी? अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में छुआछूत का अंत। देखिए, आप पढ़ेंगे आर्टिकल 70, अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत की विरोध की बात करता है, ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए, अनटचेबिलिटी की यहाँ पर बात हुई है, छुआछूत की जो यहाँ पर बात हुई है, इसको हम थोड़ा ठीक ठाक तरीके से देख लेते हैं। अच्छा, आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये सारे आर्टिकल्स आप एक एक करके पढ़ेंगे आगे। चलिए, इसका जवाब हमारा हुआ, ये दिया है आपको लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है ना। अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड ऑफ देम आर मेंशन्ड, जो नीचे दिए गए, जैसे राइट टू इक्वलिटी,
यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, समानता का अधिकार, है ना। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। फोर्थ आपका दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका, धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठवा दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे भारतीय संविधान में जो हमको प्रोवाइड है। आपको ये 6 के 6 मौलिक अधिकार याद रखने हैं और इनका आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और लास्ट 32। यदि दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो फंडामेंटल राइट का एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरी थ्योरी कवर कराएंगे उसमें, और देखेंगे हर एक आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन है और क्या क्या बातें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। भारतीय संविधान के किन 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए, और स्वतंत्रता का अधिकार इसमें ढूंढना है तो यहाँ पर दिया है आपको आर्टिकल, जो सेकंड पॉइंट है 19 से 22। 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ये 19 से 22। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, है ना। राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाई एडिंग, मतलब किस आर्टिकल के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसा हमारा सर्व शिक्षा अभियान है। इसी सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू आर्टिकल 21 का सब क्लॉज जो ए है, उसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार कहाँ मिलेगा आपको, आर्टिकल 21 का ए में। आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए में मिलता है। डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, है ना। कैसी, फ्री एंड कंपल्सरी, कंपल्सरी एजुकेशन देना पड़ेगा बच्चों को जिनकी एज हो 6 से 14 के बीच में। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो कहाँ मिलता है, आर्टिकल 21 ए में मिलता है। द प्रोविजन मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। मतलब ये ध्यान रखना, ये प्रारंभिक तौर के लिए है, ना कि उच्च या प्रोफेशनल लेवल पर जो एजुकेशन होती है उसके लिए। नेक्स्ट, द प्रोविजन वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। हमारा जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये शामिल नहीं था, इसको 86th CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, बिफोर द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन a provision for free and compulsory education for children under article 45 in part 4। देखिए, भारतीय संविधान का जो हमारा भाग 4 है, भाग 4 में जो क्या बताया गया है, डीपीएसपी, डीपीएसपी में ही आर्टिकल जो 45 था उसी में ये प्रोविजन था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, है ना। अब इसको यहां से कहाँ जोड़ दिया गया, फंडामेंटल राइट में अमेंड करके। तो ध्यान रखना का अमेंडमेंट कोर्स पे ये 45 में था। अब यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और फ्री शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब क्या था, भारत के राज्य क्षेत्र में, है ना। टेरिटरी ऑफ इंडिया की मतलब क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया बड़ा ही प्यारा है। यहाँ पर बात हो रही है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द इंडियन टेरिटरी। तो जब आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे, समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। आर्टिकल जो हमारा भारतीय संविधान का 14 है, अनुच्छेद 14 है, वहां पर कहा जाता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा और उससे वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। और आप सब जानते हैं, कानून का शासन
जो है ये डाइसी की देन है। रूल ऑफ लॉ कभी भी आपसे पूछा जाए, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। आपसे पूछा जाएगा कानून के शासन का जो थ्योरी है, ये सिद्धांत देने वाला व्यक्ति है कौन? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? डाइसी। ठीक है, ये किसने दिया था? ये थ्योरी दी थी डाइसी ने। कानून के शासन की बात करती है, डाइसी करता है। और डाइसी कहता है रेक्स लेक्स लेक्स रेक्स, मतलब शासक ही कानून है या कानून ही शासक है। ऐसी कुछ थ्योरी आप किसके बारे में पढ़ते हैं? आप डाइसी के बारे में पढ़ते हैं। तो हालांकि इसको अपन कभी जब टॉपिक इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब यहाँ पर ब्रिटेन और यूएसए का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये कहाँ से लिया गया आपसे पूछा जाएगा। तो ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया, यानी अमेरिका से लिया गया। आपसे पूछा है कानून के समक्ष समानता, तो ब्रिटेन। और कानूनों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा यूएसए से हमने ये प्रोविजन लिया है। चलिए हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेस की स्वतंत्रता। Which article of the Constitution of India is related with freedom of press? तो देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। सबसे पहले हम बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 90 में मिलेगी। लेकिन 19 का सब क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज ए है, उसमें सबसे पहले आपको प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है जो आर्टिकल 19 है, ये पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात करता है। इसी आर्टिकल का जो सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, वह बात करता है किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेस की स्वतंत्रता। क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत सारे मुद्दे आते रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर, जैसे इसको अपन विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बोलते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसको हम बोलते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1984 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट घोषित किया था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, इसके लिए भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस हुआ था, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पर एक केस हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985, 1985। और इसी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या, आप बताओगे? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि आप कहोगे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को क्या डिक्लेयर किया गया? एज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार डिक्लेयर किया गया। कभी भी आपसे पूछा जाए किस वाद के थ्रू या किस केस के थ्रू प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, तो आपका जवाब होगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1984। यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी आपको, है ना? चलिए, इसमें बहुत कुछ है दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जाता है कि न्यायालय के अनुसार इसमें अभिव्यक्ति के बहुत रूप बताएं। अगर आपसे पूछा जाए अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या रूप हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के रूप की बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? अभिव्यक्ति ओरल हो सकती है, मौखिक हो सकती है। इसके अलावा कैसी हो सकती है? आप फीलिंग्स, हाव भाव के द्वारा उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो बेसिकली प्रेस को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को ही मौलिक अधिकार बना दिया गया बाद में। लिखित में आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लिखित रूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? उसमें बुक्स आ जाएंगे आपकी, है ना, न्यूज़पेपर आ जाएंगे, मैगजीन्स आ जाएंगी, और इन्हीं को तो प्रेस कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे मौखिक रूप से, मौखिक रूप से आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेस के अंतर्गत आते हैं। और हाव भाव में, जैसे आप फिल्में और नाटक देखते हैं, ये भी प्रेस के नियम पर रहता है। और ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पड़ता है सेंसर बोर्ड पर, क्योंकि फिल्म जो है उनके नियम सख्त हैं, उसको सेंसर बोर्ड जो है पास कराता है मूवी को। लेकिन इनका प्रभाव कैसा है जो भारत पर आज के समय पड़ रहा है, अच्छा या बुरा, नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो ये सब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। हालांकि
इंटरनेट जो मौलिक अधिकार के रूप में है वो भी आर्टिकल 91 ए के ही अंतर्गत आता है। चलिए, इनको फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर्टिकल 20 का भाग नहीं है? अनुच्छेद 20 का भाग नहीं है। देखिए, इसका नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी यानी दोहरे दंड से विधान, तो बिल्कुल 20 का भाग है ये तो। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब स्वयं के प्रति गवाही देने के विरुद्ध संरक्षण, ये है। इसका सही होगा राइट टू लाइवलीहुड, जीवन जीने का अधिकार। ये आर्टिकल 21 में मिलेगा आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट टू लाइवलीहुड कम्स अंडर आर्टिकल 21, और यहाँ पूछ रहा है 20, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू दी फॉरनर्स? मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब देखिए, विदेशियों को हमारे कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं और कौन से ऐसे हैं जो केवल हमारे सिटीजन को प्राप्त हैं, है ना, नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आइए, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स कौन कौन सा है? वो 14, 20, 21, 21 ए और 22, ये ऐसे आर्टिकल हैं, प्रावधान हैं जो दोनों को ही प्राप्त हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर, सिटीजन हो या वो फॉरेनर हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सबसे पहले तो, कि इनमें से कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल विदेशियों को प्राप्त हैं और कौन से ऐसे हैं जो इंडियंस को भी। और यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, सिटीजन को प्राप्त हैं। ठीक है? अब आइए हम अपने बैक होते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा? तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में आता है। ठीक। अगला, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब अपने ही विरुद्ध या गवाही देने के जो संरक्षण है उसकी बात हो रही है, ये आपको मिलेगा 20 में, आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर माइनॉरिटीज, मतलब जो आपका आर्टिकल आप पढ़ेंगे कल्चरल एंड रिलीजन जो आपका राइट है उसमें। और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज ये सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है, ना कि फॉरेनर्स को, विदेशियों को। क्यों? आइए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, और यहाँ पे लिखा है अवेलेबल टू सिटीजन्स। ठीक, देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों को प्राप्त है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस ये दोनों को प्राप्त है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी ये भी दोनों को प्राप्त हैं, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों को प्राप्त हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेन इन सर्टेन केसेस ये भी दोनों को प्राप्त है। लेकिन ये केवल किसको प्राप्त है? इंडियन को। और इसी में आता है हमारा आर्टिकल नंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज 29, तो ये केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पे अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। On which of the following day United Nations General Assembly ratified its Universal Declaration of Human Rights? यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? यहाँ पर सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को, ये याद रखेंगे आप। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किसके समय हटाया गया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस समय पूछना चाह रहा है वो कि उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? हम सब जानते हैं संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया उस समय 1978 का ये समय है, और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जिसको हटाया गया था, कब हटाया गया था? तो ये भी बता देंगे आप। जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, इसको हटाया गया था 44th
CAA 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट रेफर्स टू। यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल की बात हो रही है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले तो देखिए हमारे गोल्डन ट्रायंगल जो ये वर्ड आता है आप याद रखेंगे ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, यानी कि मौलिक अधिकारों से ये रिलेटेड है। पहला, अब मौलिक अधिकारों के भी कौन से आर्टिकल हैं जो ट्रायंगल बनाते हैं? देखिए ट्रायंगल का मतलब होता है, ये लिखा है आपका ट्रायंगल, यानी एक आर्टिकल, अगला आर्टिकल और अगला आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल मिलके बनाएंगे गोल्डन ट्रायंगल। और अब ये तीन आर्टिकल कौन है ये हमको आपको बताना रहेगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, 19 और 21। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। मान लीजिए ये आर्टिकल 19 हो गया अपना, आर्टिकल 21 हो गया, ये आर्टिकल अपना 14 हो गया। 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर आप आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो राइट टू फ्रीडम की बात करता है। और आर्टिकल 21 हम आप सब जानते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी की बात करता है। इसलिए इन तीनों ही आर्टिकल को माना गया है गोल्डन ट्रायंगल। क्लियर है? तो किन मौलिक अधिकारों को या किसको गोल्डन ट्रायंगल माना गया है आप याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों में कौन कौन से आर्टिकल हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश के जाने के अधिकार को संरक्षित करता है? यानी किसी व्यक्ति को विदेश जाना है तो याद रखेंगे उसका कौन सा अधिकार है, कौन सा आर्टिकल है जो उनको प्राप्त होता है विदेश जाने के लिए। इसके बारे में मेनका गांधी का केस आता है, इसी में आता है पासपोर्ट रखने का अधिकार वगैरह, है ना। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? जो हमको विदेश जाने का अधिकार देता है। अब देखिए दोस्तों, जब विदेश जाने का अधिकार की बात करते हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे, ऑप्शन इसमें दिया है पहला आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 22, आर्टिकल ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 20, ऑप्शन डी है आर्टिकल 23। अनुच्छेद 21, 22, 20 और 23 इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो हमको विदेश जाने का अधिकार देता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, ये हमको विदेश जाने का अधिकार देता है, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? यानी मान लीजिए किसी को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है ना, उस पर्सन के लिए उसके भी तो जो मूल अधिकार होंगे उनका संरक्षण कौन करेगा, कौन सा आर्टिकल करेगा? तो दोस्तों इसके लिए आर्टिकल 22, द आर्टिकल प्रोवाइड दैट इट इज द राइट ऑफ द अरेस्ट पर्सन, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका यह अधिकार है टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसको किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और यही सारी बात लिखी है आर्टिकल 22 में, जिसको कहा जाता है हिरासत में लिए गए कानून किसी व्यक्ति को तो उसको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है हमारा आर्टिकल नंबर 22। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस अंडर विच आर्टिकल, यानी कहते हैं दोहरे दंड से विधान मिलता है यहाँ पर, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है यहाँ पर। तो मतलब एक ही दंड के लिए आपको, या एक ही आपने जो कृत्य किया है उसके लिए आपको बार बार सजा नहीं दी जा सकती। और इसके लिए भी आर्टिकल नंबर 20 है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर द फैक्ट। इसका मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट। तो न्यू लॉज कैन नॉट अप्लाई टू पीपल ऑपरेटिंग बिफोर द न्यू लॉ वाज पास्ड। कहने का मतलब है कि पुराना नियम आप उस पर नहीं थोप सकते हो, है ना। उसके लिए कुछ पुरानी सजा थी तो वो अब वर्तमान समय में वो प्रासंगिक नहीं है। आप उसके लिए उसी कृत्य की वो सजा नहीं दे सकते जो आज से मान लो 30 साल पहले, 40 साल पहले दी जाती हो, है ना। ये इसका मतलब है इसको। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, मानव व्यापार के अनुच्छेद में प्रतिबंधित है। और हम सब जानते हैं इसके सबसे फेमस आर्टिकल आर्टिकल 23, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर एंड अनदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी
किसी भी प्रकार का ये जो ऑफेंस है ये पनिशेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, हमारे नियम के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार मानव का किसी प्रकार से व्यापार नहीं किया जाता, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और engaged in any other hazardous employment related to which article। पूछा गया जो खतरनाक रोजगार होते हैं, है ना, जो खदान होती हैं उनमें, इसके अलावा किसी प्रकार के कार्य में जो रोजगार देते हों, मतलब इस प्रकार के बच्चों को, किस प्रकार के बच्चों, 14 ईयर से नीचे, 14 साल की उम्र से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको इन जगह पर काम में नहीं लगाया जा सकता, और ये जो प्रोवाइड करता है, ये आर्टिकल 24 प्रोवाइड करता है ना। ये बॉन्डेड लेबर के बारे में बात करता है, जो बंधुआ मजदूरी होती है, बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश्ड इन इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कब मनाया गया था, 1976 में, 1976 में एक कानून लेके आया गया था। उस कानून का नाम था पार्लियामेंट्री, जो बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी थी उसको समाप्त करने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, मतलब अब डायरेक्ट पूछ रहा है धर्म की स्वतंत्रता से, हम सब जानते हैं 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। हम पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है 25 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्सियस, द फ्रीडम ऑफ द फ्रीडम टू प्रोफेस, practice and propagate religion to all citizens. Under this provision, Hindus are constituted as including the people professing the Sikh, Jain, Buddhist religion and Hindu also। देखिए, हिंदू के अंदर कौन कौन शामिल है, तो हिंदू के अंदर हिंदू शामिल है, बुद्ध शामिल है, जैन शामिल है और सिख शामिल है, अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। People of the Sikh faith wearing and carrying the kirpan shall be considered as including in the profession of the Sikh religion। यानी सिख धर्म के अनुसार उनको कृपाण धारण करने की, उनके जो पंज कक्के होते हैं, पांच का सिद्धांत है, इसमें आते हैं केस, कंघी, कच्छा, है ना, कृपाण, ये सब पहनने का उनको अधिकार होगा अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, उनकी धार्मिक मान्यता के अनुसार। और कोई नहीं रख सकता है, तलवार लेके और कोई नहीं चल सकता है, कृपाण लेके और कोई नहीं चल सकता अन्य धर्म का व्यक्ति, केवल सिख चल सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया आर्टिकल 25। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार उनको जो है शैक्षणिक संस्थान चलाने की जो अनुमति है अल्पसंख्यकों को, वो किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 13, अनुच्छेद 30। आर्टिकल 29 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द प्रोटेक्शन of interest of minorities which includes the right of established and administer educational institution। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, आंख बंद करके इसका जवाब होगा बी आर अम्बेडकर, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। आर्टिकल 32 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई, 5 प्रकार की रेमेडी प्राप्त होती है, जैसे हेबियस कार्पस, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरी है और को वारंटू है। ये 5 प्रकार की जो है रिट प्राप्त होती है, ये रही आपकी 5 और रिट, है ना, द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर। तो ये 5 प्रकार की जो रिट हैं, इन्हीं की वजह से जो है आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा को किसने कहा है, हम बताएंगे बी आर अम्बेडकर ने। आर्टिकल अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट्स द फंडामेंटल राइट टू बी ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। देखिए इसका आंसर होगा आर्टिकल 34, अनुच्छेद 34। ये अनुच्छेद 34 जो है आर्म्ड फोर्स के लोगों के लिए, जो यहाँ पर मार्शल लॉ लग जाता है, वहां पर फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 34 के अनुसार ऐसा एरिया जो जहां पर फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, वहां पर क्या होगा, जहां पर आर्म्ड लॉ जो है लागू होते हो वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है दोस्तों, ये मैग्ना कार्टा कहलाता है भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें हमने बात की है फंडामेंटल राइट की। तो इस प्रकार से इस स्लाइड में, इस लेक्चर में हमने 24 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। साथ में इसका जो आपको पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई, तो वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको सेशन मिलते रहेंगे, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू हम डिस्कस करते रहेंगे, 25-30, 25-30, इस प्रकार से चलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।